एपिसोड के स्टार्टिंग में ओल्ड मैन जिनमू को कहते हैं कि तुमने इस ब्लेड को तैयार करा है, पर इतने सारी चीजें होने के बाद भी तुमने भी उस ब्लेड को तैयार करा। जिनमू पूछता है कि उन्हें कैसे पता चला कि उसने ब्लेड को तैयार करा है। तो ओल्ड मैन बताते हैं कि वो उसके हाथ को देखकर बता सकते हैं, क्योंकि हाथों का यह हाल ब्लैक स्मिथिंग की वजह से ही होती है। जिनमू बताता है कि ये सब इंटेंशनल नहीं था, यह ब्लेड खुद ब खुद सिनिस्टर बन गया और शायद इसका रीजन इसका मटेरियल हो सकता है। और जिनमू ने बता देता है कि उसने जिस पत्थर का इस्तेमाल करा है उस पत्थर की पहले एक ट्राइब पूजा क्या करती थी, पर उस पूरे ट्राइब को मार दिया गया और शायद इसी की वजह से पत्थर सिनिस्टर हो गया होगा। वो आदमी बताता है कि उसे कुछ पता है, जैसे कि वेपन ऑफ द गॉड कहाँ जाता है, जिन्हें कि मास्टर ब्लैक स्मिथ ही बना सकते हैं। और कौन इसे बनाता है इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये वेपन आगे जाकर डिवाइन वेपन बनेगा या फिर डिमोनिक वेपन बनेगा। इसलिए मास्टर ब्लैक स्मिथ जब भी कुछ ऐसा फोर्ज करते हैं हमेशा ही बहुत ध्यान रखते हैं। और फिर वो जिनमू को वार्न करते हैं जैसे ये ब्लेड हमेशा उसके पास ही रहे, अगर ये किसी दूसरे का हाथ लग जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और उसे भी हमेशा इसे लेकर केयरफुल रहना होगा, नहीं तो उसका दिमाग काम करना बंद कर सकता है और ये ब्लेड उसे कंज्यूम कर जाएगी। जिनमू कहता है कि उसे ऑलरेडी इसके बारे में पता है। ओल्ड मैन फिर उन दोनों को अंदर आने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें बिना कहे पता चल गया है कि जिनमू यहाँ पर मूनजांग के लिए स्वॉर्ड लेने आया है, क्योंकि उसके पास तो मास्टर ब्लैक स्मिथिंग की स्किल है, तो वो तो यहाँ पर कोई स्वॉर्ड लेने नहीं आया होगा। ओल्ड मैन फिर मूनजांग से पूछते हैं कि उसे कौन सा स्वॉर्ड चाहिए, तो जिनमू एक्सप्लेन करता है स्वॉर्ड की साइज, हाइट और वेट कितनी होनी चाहिए। और ओल्ड मैन इसी के हिसाब से स्वॉर्ड को निकालते हैं जो कि उन्होंने अपने जवानी में तैयार किया था, पर जबकि इसकी वेट बहुत ज्यादा है, कभी किसी ने इसे नहीं लिया और ये इतना भारी था कि वो उसे उठा भी नहीं पाते। तो जिनमू आकर इसे उठाता है और वो इस स्वॉर्ड से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ था, क्योंकि ये स्वॉर्ड हेमाटाइट ओर से बना हुआ है जो कि बहुत अच्छे होती है और इसका वेट भी परफेक्टली बैलेंस्ड है। ओल्ड मैन फिर मूनजांग को उसे बस इसे ना देखकर आकर उसे उठाने को कहते हैं। मूनजांग भी सोच रहा था कि वो ये काम काफी आसानी से कर लेगा, क्योंकि जिनमू ने उसके फिजिक की काफी तारीफ करी थी। पर जब मूनजांग इसे अपने हाथ में लेता है तो उसे पता चल जाता है कि कितना भारी है और वो दोनों हाथ लगाकर भी उसे उठाने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। पर वो समझ नहीं पा रहा था कि जब जिनमू से एक हाथ से उठा पा रहा है तो फिर आखिर वो दोनों हाथों का इस्तेमाल करके भी इसे उठा क्यों नहीं पा रहा। पर मूनजांग फिर इसे बड़ी मुश्किल से उठा ही लेता है। उसके बाद जिनमू स्वॉर्ड के पैसे देने जा रहा था तो मूनजांग कहता है कि पैसे मैं दूंगा, पर ओल्ड मैन मना करते हैं और कहते हैं कि उन्हें पैसे नहीं चाहिए और वो मूनजांग को ये स्वॉर्ड ऐसे ही दे देते हैं। पर जिनमू इंसिस्ट करता है कि उन्हें पैसे लेने ही पड़ेंगे। तो ओल्ड मैन कहते हैं कि जब वो दूसरी बार यहाँ पर आएगा तो वो उन्हें ड्रिंक लाकर दे दे, काम हो जाएगा। और फिर ओल्ड मैन जिनमू से थोड़ी बातें करते हैं और उन्हें बातें करने में काफी अच्छा भी लगता है, क्योंकि दोनों को स्वॉर्ड्स और ब्लेड्स के बारे में बहुत कुछ पता है और उन्हें पसंद भी है। ओल्ड मैन फिर बातों बातों में बताते हैं कि जब वो जवान थे उन्होंने बहुत सारे फेमस सेट के लिए स्वॉर्ड तैयार करे थे। फिर उसके बाद मूनजांग एंड जिनमू उन्हें इसके लिए थैंक्स कहते हैं और वापस आ जाते हैं। और मूनजांग जिनमू को बताता है कि स्वॉर्ड का नाम है रेड टूथ, जो कि उन्हें ओल्ड मैन ने दिया है। फिर दोनों के थोड़ा आगे जाते ही उन्हें अपने सामने एक भीड़ इकट्ठा हुई दिखती है और वो दोनों जाते हैं देखने की आखिर क्या हुआ है। और वो देखते हैं कि कुछ गुंडे एक ओल्ड कपल को मार रहे थे। मूनजांग को ये देखकर काफी गुस्सा आ जाता है, पर जिनमू से शांत रहने को कहता है। पर वहाँ पर एक बड़ा सा आदमी खड़ा हुआ था जो कि सब देखकर बहुत ही गुस्सा हो गया था। और उसके बातों से हमें पता चलता है कि यहाँ पर ब्लू हिल सेक्ट, माउंट पीक सेक्ट एंड रूलिंग फैमिली ऑफ साचियों रहती है, पर वो सब इसको लेकर कुछ भी नहीं कर रहे। इसलिए वो आदमी खुद जाकर उन तीनों गुंडों को मारकर एक अच्छा सबक सिखाता है। जिनमू ये देखकर मूनजांग को वापस चलने को कहता है, क्योंकि उस आदमी ने सिचुएशन को संभाल लिया है। उसके बाद जब दोनों वापस आ रहे थे, मूनजांग पूरे रास्ते में उस आदमी के बारे में ही बात करे जा रहा था। और जब वो दोनों वापस लौटते हैं आयरन ब्रिगेड उन्हें लीडर कहकर वेलकम करती है। दोनों ही समझ नहीं पाते कि आखिर आयरन ब्रिगेड उन्हें लीडर क्यों कह रही है, क्योंकि वेलकम उनके लिए था ही नहीं, ये उस आदमी के लिए था जिसको कि उन्होंने पहले देखा था। यही आयरन ब्रिगेड का लीडर है, योंग मूसोंग। और वो जैसा दिखता है उससे बहुत ही अलग है, दिखता काफी गुस्से वाला है पर काफी हंसमुख है। जिनमू एंड योंग फिर एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। योंग बताता है कि उसने सुना है कि जिनमू काफी डेंजरियस है। फिर वहाँ पर सियोइन और जिनसंग भी आ जाते हैं जो कि यहाँ पर आए थे मीटिंग के लिए, पर सियोइन जिनमू को मीटिंग में रखना नहीं चाह रही थी। पर योंग कहता है कि जिनमू के अंकल भी इस समय खो गए हैं, तो उसका भी पूरा हक बनता है मीटिंग में रहकर अपना ओपिनियन देने का। जिनसंग कहते हैं कि इम्पोर्टेंट एग्जीक्यूटिव मैटर है, तो योंग कहता है कि उसने सुना है कि जिनमू एक स्ट्रॉन्ग आदमी है, तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम ही क्या है, उसे अपने टीम में लेना उनके लिए काफी अच्छा होगा। और ऐसा ही कुछ एकरन का भी मानना था। मूनजांग फिर निकल जाता है ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर रहकर भी ऐसे क्या करेगा। उसके बाद मीटिंग शुरू होती है, पर आगे कुछ बात करें उससे पहले योंग अपने दूसरे मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करता है। पहला है सेडर जो कि एक साइको है, दूसरा है सियोजिन जो कि एक एवरेज मोंक है, पर वो हमेशा ही लड़कियों के पीछे भागता रहता है, और ये तीसरा है सोंगवॉल जिसे बचकर रहना ही अच्छा होगा। और ऐसा करके योंग सभी को इंट्रोड्यूस करता है। पर योंग जिनमू को देखकर सोच रहा था उसके फास्ट लीडर्स ने जैसा कहा था वो जिनमू के पास से कोई भी की को सेंस नहीं कर पा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे उसके पास कोई की है ही नहीं।
और अब तक योंग भी समझ चुका है कि जिन्मू कोई आम लड़का नहीं है। उसके बाद मीटिंग की शुरुआत होती है और जिनसंग बताते हैं कि उन्होंने जैसे पहले कहा ओनम की सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स है। ओनम के डीप ब्लू सोर्स सेक्ट को छोड़ दे तो वहाँ पर कोई भी रेप्यूटेबल सेक्ट है नहीं। इसी वजह से ब्रोकन फिश ट्रूप उस जगह पर आसानी से कब्जा कर पाई। उन्होंने बस एक बड़े सेट को एस्टेब्लिश नहीं किया, वो ओनम के वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस बन गए। इसी वजह से उनके डीप ब्लू सोर्स सेक्ट के साथ हमेशा ही वॉर होती रहती है। आम परिस्थितियों में सेंट्रल हेवली अलायंस को आकर मेडिएट करना चाहिए था, पर किसी रीजन की वजह से वो कुछ भी कर नहीं रहे। इसी वजह से ओनम की सिचुएशन दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और इसके बाद व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप ने दूसरे मर्चेंट भी काफी इफेक्ट हो रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ब्रोकन फिश ट्रूप को दिया है ताकि वो उनकी हेल्प करें। पर ओनम की सिचुएशन की वजह से मर्चेंट डर के हमारे अंदर ही नहीं जा रहे, जिस वजह से ओनम की सिचुएशन और भी बिगड़ती जा रही है। योंग कहता है कि उसके हिसाब से मनी सर्कुलेशन को कोई रोकने की कोशिश करा है ओनम के अंदर। मोहन कहता है कि यह काम दोनों डीप ब्लू एंड ब्रोकन फिश ट्रूप का हो सकता है, पर योंग कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि एक थर्ड पार्टी का काम हो, पर ना ही उनके पास इसको लेकर कोई सबूत है और ना ही इस बात को ठुकरा सकते हैं। जिन्मू कहता है कि जो भी हो रहा है उन्हें वहां पर जाने के बाद इसके बारे में अच्छे से पता चल पाएगा। मोहन कहता है कि उन्हें कभी ना कभी तो पहले जाकर कन्फ्रंट करना ही पड़ेगा ओनम में, पर उसने इससे पहले एक स्पाई को ओनम भेज दिया है जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा। तो जब तक वो सभी ओनम जाकर पहुंचेंगे स्पाई के पास अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन होगी। इसके लिए योंग मोहन को शाबाशी देता है और इस मीटिंग का पूरा भार उसके ऊपर छोड़ देता है, पर वो मोहन को कहता है कि मीटिंग के बाद आकर उसे बता दे कि मीटिंग में क्या फैसला लिया गया और अब वो कहीं जा रहा है क्योंकि उसे कोई चीज़ फिगर आउट करनी है। पर वो जाते हुए जिन्मू को कहता है क्या तुम अभी भी यहाँ पर बैठे रहोगे, चलो दोनों जाकर एक वॉक करके आते हैं। और जिन्मू भी इसके लिए मान जाता है। दोनों मार्केट में वॉक कर रहे थे और योंग बताता है कि मोहन बहुत ही इंटेलिजेंट है, इसी की वजह से इंटरनल काम सारे वही संभालता है और योंग को उसके ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है। मोहन को पता है कि उसके एक्शंस के ऊपर आयरन ब्रिगेड का फ्यूचर टिका हुआ है और इससे बाहर की वजह से उसके अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस है। इसी वजह से वो अपने हर एक्शंस को कैलकुलेट करता है, पर कभी कभी इसी की वजह से उसे फैसला लेने में काफी दिक्कत होती है। तो वो आशा करता है कि जिन्मू जैसे मोहन को समझे, उसे ऐसा ना लगे कि मोहन कोई खड़ूस आदमी है। जिन्मू फिर योंग के साथ चलते चलते डेड एंड पर पहुंच जाता है। जिन्मू पूछता है कि आखिर तुम मुझे एक डेड एंड को लेकर क्यों आए। तो योंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के प्लान नहीं कर रहा। जिन्मू कहता है लीडर यंग, क्या तुम्हें लगता है तुम ऐसा कुछ कर भी पाओगे। तो योंग कहता है कि यह बात अभी पता चलेगा जब हम दोनों ट्राई करेंगे। जिन्मू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ और दोनों अपने स्ट्रॉन्ग ऑरा को रिलीज करने लगते हैं। पर योंग कहता है कि ये काफी अनफॉर्चुनेट है, पर वो अभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अभी उन्हें कुछ और काम करना है जो कि इससे बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्हें पहले ओनम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होगी। तभी आगे जाकर दीवार पर ठक ठक करता है तो अंदर से गोल्डमैन बाहर आकर कहते हैं कि आज यह बंद है। तो योंग बताता है कि आयरन ब्रिगेड का लीडर योंग है, पर वो ओल्डमैन कहते हैं कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो योंग कहता है कि ब्लैक मूनलाइट, और ये कहते हैं ओल्डमैन उसे अंदर आने को कहते हैं। जिन्मू ये देखकर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह हो क्या रहा है। योंग कहता है ऐसे बाहर खड़े मत रहो, अंदर आ जाओ। जिन्मू अंदर आकर पूछता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। ओल्डमैन फिर उन दोनों को यहाँ पर थोड़ा इंतजार करने को कहते हैं। योंग जिन्मू को बताता है कि यह ब्लैक मूनलाइट की एक ब्रांच है और वो अभी जिससे मिलने वाले हैं वो सब ब्रांच के ब्रांच लीडर होंगे। ये बस उन्हीं मार्शल आर्टिस्ट को वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देते हैं जो कि उनके सेम रैंक के होते हैं, इसलिए आमतौर पर आम लोग कभी उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाते। पर जिन्मू पूछता है कि आखिर तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। तो योंग कहता है कि वो चाह रहा था जिन्मू का जगह के बारे में पता हो, उसे पता चले कि मोरिम वर्ल्ड में ऐसी जगहें भी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि मोरिम वर्ल्ड बहुत ही बड़ा और रहस्य से भरा हुआ है जिनके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता। जिन्मू यह सुनकर सोचने लगता है कि क्या वो ये कहकर मुझे और भी केयरफुल रहने को कह रहा है। जिन्मू फिर कहता है कि मैं इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखूंगा। तभी अंदर से एक आदमी बाहर आकर कहता है कि माफ करना तुम्हें इंतजार करवाने के लिए, आपसे मिलकर मुझे काफी खुशी हुई। आयरन ब्रिगेड के लीडर योंग ब्लैक मून ग्रुप के बारे में बताया जाता है। ब्लैक मून एक ऐसा ग्रुप है जिसका ओरिजिन एक मिस्ट्री है और उनका मास्टर कौन है ये भी किसी को नहीं पता, और ये भी नहीं पता कि इसको क्रिएट करने के पीछे का पर्पस क्या था और ना इसमें कितने मेंबर्स हैं। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डार्कनेस में रहना पसंद करती है और उनके बारे में बस एक ही चीज पता है, उनके पास किसी भी जानकारी को हासिल करने का और सबसे पहले हासिल करने की एबिलिटी है। फिर एक लेडी बाहर आकर योंग को ग्रीट करती है और बताती है कि वह ब्लैक मून के ब्रांच लीडर हैं और उनका नाम है मेई वॉल रियूंग। रियूंग जिन्मू की ओर पॉइंट करके पूछती है कि यह कौन है। तो योंग बताता है कि जिन्मू उसका जान पहचान वाला है। रियूंग फिर कहती है कि अगर जिन्मू योंग का जान पहचान का है तो वो भी जरूर बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। रियूंग फिर पूछती है कि उन्हें यहाँ पर कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो योंग बताता है कि उसे ओनम की सिचुएशन के बारे में जानना है और वो इसके लिए अच्छे खासे पैसे भी देता है। रियूंग बताती है कि वो रिसेंटली इसके ऊपर अपनी नजर गड़ाई हुई है
रियोंग बताती है कि वो रिसेंटली इसके ऊपर अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं, पर अनफॉर्चुनेटली उन्हें जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उन्हें मिल नहीं पाई है। पर उन्हें पता चला है कि ब्रोकन फिश ट्रूप और डीप ब्लू स्वॉर्ड की दुश्मनी को कोई थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रहा है। योंग ये सुनकर बताता है कि उसे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था और उसे लग रहा है कि जो मर्चेंट उनम से गायब हुए हैं उनका भी इससे कुछ लेना देना है। उन्हें भी शायद इसे थर्ड पार्टी ने डिटेन किया होगा या फिर मार दिया होगा। पर योंग बताती है कि अगर ऐसा कुछ किया गया होता तो उनकी बॉडी अभी तक बाहर आ गई होती, क्योंकि एक बड़े मर्चेंट ट्रूप के लोगों के डेड बॉडी को बिना किसी ट्रेस के छुपा देना कोई आसान बात बिल्कुल भी नहीं है। योंग फिर पूछता है कि क्या उन्हें पता चला है कि वो थर्ड पार्टी कौन है। तो रियोंग बताती है कि उनके पास उनम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, पर अगर वो यहाँ पर बाद में आते हैं तो तब तक शायद उन्हें उस पार्टी का नाम पता चल गया होगा। योंग फिर बताता है कि उसने सुना है कि सेंट्रल हेवली एलायंस कुछ भी कर नहीं रही है इस सब को रोकने के लिए। तो रियोंग बताती है कि उन्हें जानकारी मिली है रिसेंटली सेंट्रल हेवली एलायंस ने किसी ग्रुप को भेजा है। योंग कहता है कि चीजें और भी बदतर होती जा रही है, उन्हें इस मिशन में ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे जितना कि उन्हें मिल नहीं रहा है। रियोंग बताती है कि योंग ने उन्हें जो पैसे दिए हैं और उसके बदले उन्होंने जो जानकारी प्रोवाइड करी है वो पेमेंट के हिसाब से नहीं हुई है, इसलिए रियोंग उन दोनों को एक और एडिशनल बात बताती है। इसका आदमी है जिसका नाम है वॉन प्यूंग, जो कि योंग और उसका टीम को हार्म करने की कोशिश कर रहा है, जिस वजह से वो स्किल्ड असैसिन्स को हायर करने में लगा हुआ है। और ये वॉन प्यूंग कौन है उसे योंग जानता है और ये सारी बातें सुनकर उसे काफी गुस्सा आ रहा था। फिर उन दोनों के जाने के बाद रियोंग अपना मास्क हटाती है और ओल्डमैन को कहती है कि जब वो आदमी यानी जिनमू उन्हें में अपने पैर रखेगा उनके लोग उसे फॉलो करने चाहिए और वो हेवन रैंक्स के हिडन मून्स को भेजने को कहती है। ब्लैक मूनलाइट में 3 रैंक्स होती है, मॉर्टल, अर्थ और टॉपर आता है हेवन। ओल्डमैन समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर जिनमू में ऐसा किया है जिस वजह से उन्हें हेवन डिवीजन को काम में लगाना पड़ेगा, पर वो लीडर रियोंग के बात को टाल नहीं सकते तो वो ऑर्डर को मान लेते हैं और बताते हैं कि हेवेंस को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। रियोंग जिनमू को देखकर समझ चुकी थी कि जिनमू कोई खास है। यहाँ पर योंग और जिनमू वापस आ रहे थे और जिनमू कहता है कि योंग ने पहले गेस कर लिया था कि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है। तो योंग कहता है कि एक गेस और एक कंफर्मेशन में बहुत बड़ा अंतर होता है और एक थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट को छोटी मोटी बात है नहीं। इस वजह से उसके टीम के प्रति डेंजर काफी बढ़ गई है और ऐसे भी योंग को वॉन प्यूंग से डील करने में प्रॉब्लम होती है। जिनमू पूछता है कि आखिर वॉन प्यूंग है कौन, तो योंग बताता है कि वॉन प्यूंग का साचियोन में एक हाई स्टेटस है और इस मिशन से पहले वो उसी के मिशन में काम कर रहा था। उन्हें काम दिया गया था कि उन्हें वॉन प्यूंग को सॉल्ट मार्स बेसिन से लेकर साचियोन तक प्रोटेक्शन देनी है और योंग को बस पता है कि उसे सॉल्ट मार्स बेसिन से कोई ट्रेजर मिली है, पर इस ट्रेजर में ना ही योंग का कोई इंटरेस्ट है और ना ही उसे इसके बारे में जानना है। पर फिर भी वॉन प्यूंग ने उसे कसम खिलवाई है कि वो इसके बारे में किसी को भी ना बताए, पर वो इसके बाद भी उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहा, जो कि योंग ने पहले ही एक्सपेक्ट किया था। पर योंग को गुस्सा आ रहा है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे उनके खिलाफ एक डेथ वारंट इशू करने की, पर वो जिनमू को इसको लेकर चिंता करने को मना करता है और कहता है कि उन्हें उनका जर्नी में कुछ भी नहीं होगा और इस बात का ध्यान वो खुद रखेगा। योंग फिर जिनमू को वापस जाकर रेस्ट करने को कहता है क्योंकि उसका यहाँ पर थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है। जिनमू इसलिए वापस आ जाता है और वो वापस आकर देख रहा था कि मूंजेक अपने रेड टूथ के साथ ट्रेनिंग करे जा रहा है। तभी वहीं पर आयरन ब्रिगेड पहुंच जाती है, जिन्हें देखकर जिनमू सोचता है कि आखिर आयरन ब्रिगेड यहाँ पर क्या कर रही है। तभी सीन कट होता है अगले दिन और सभी तैयार हो गए थे उनम जाने के लिए, पर पूरी आयरन ब्रिगेड किसी वजह से सोई हुई थी। सभी सोच रहे थे कि आखिर बात क्या है। तभी जिनमू कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनता है कि कल रात को वॉन प्यूंग के घर में कुछ गुंडे घुस गए थे और उन लोगों ने बस उन्हें नहीं उनके गार्ड्स को और वर्कर्स को सभी को ही मार दिया है। इसलिए सुबह इंपीरियल आर्मी को यहाँ पर भेज दिया गया है ताकि सबके पीछे कौन है उसके बारे में पता चल सके। पर हमें और जिनमू को तो पता है कि ये सब किसका काम है। जिनमू योंग से पूछता है कि क्या सचमुच लोगों ने उसे मार दिया और बस उसे ही नहीं वहाँ पर जिन इनोसेंट लोग काम कर रहे थे उन्हें भी मार दिया। योंग कहता है कि अगर एक घास को उखाड़ना हो तो उसे जड़ से उखाड़ना पड़ता है, नहीं तो वो बाद में फिर से उग जाएगा। जिनमू कहता है शायद उसने ये सब करने के लिए अपने दर्द के सेंसेस को ही बंद कर दिया है, क्योंकि उसने बस एक छोटे से थ्रेड की वजह से उसने ये सब कर दिया। क्या यही आयरन ब्रिगेड के बिलीफ से, क्या वो यही रेपुटेशन गैदर कर रहे हैं? योंग जिनमू को कहता है कि तुम्हें ऐसा होने की जरूरत नहीं। एक समय में उसके अंदर भी जिनमू जितनी जस्टिस के सेंस थी, तो उसे पता है कि जिनमू का भी क्या लग रहा है और ऐसा भी वॉन पे उन पर भरोसा नहीं कर रहा था और उन्हें ही मारने का प्लान बना रहा था। अभी के समय में उसे किसी का खून बहाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उसकी पहली प्रायोरिटी उसके सबॉर्डिनेट्स है। तो अगर वो पहले हमला नहीं करेंगे तो उन्हें हमला सहना पड़ेगा। ये काफी कड़वा है पर यही मुरिम वर्ल्ड का सच है। और वो ये भी कहता है कि जिनमू सच से वाकिफ है। जिनमू कहता है नहीं, और वो ये भी कहता है कि योंग बस एक डरपोक है, पर योंग रिप्लाई में कुछ भी नहीं कहता। उसके बाद सभी चलते जाते हैं और फाइनली उनम में एंटर हो जाते हैं। योंग सभी को यहाँ पर तैयार रहने को कहता है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये थे कोल्डमैन और एक लड़की जो कि हेल्प मांग रहे थे। तभी सीन कट होता है और हमें देश का मोस्ट फेमस टाउन माउंटेन स्लोप के बारे में बताया जाता है।
इस टाउन में क्लान है तेंग नाम से, जो कि पॉइजनर्स और असैसिनेशन में माहिर है और इन्हें तेंग फैमिली ऑफ साचियोन एंड एस्टिम तेंग फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। और यह है फैमिली हेड एम्परर ऑफ 10,000 पॉइजन्स तांग जियोनवो। और वो किसी प्रिपरेशन के बारे में अपने नेफ्यू से पूछ रहे थे, जो कि पोजेसर ऑफ 10,000 पॉइजन्स तेंग जीमून है, जो कि जियोनवो के बाद सबसे ज्यादा क्वालिफाइड है पॉइजन्स में। जीमून बताते हैं कि पूरी तैयारी हो चुकी है, पर वो सेंट्रल हेवल एलायंस के ऊपर काफी गुस्सा है उन्हें डॉग्स की तरह इस्तेमाल करने के लिए। फिर जियोनवो के बातों से हमें पता चलता है कि इस बार सेंट्रल हेवल एलायंस ने जो रिक्वेस्ट करी है उनसे उन्हें वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। इसलिए जियोनवो अपनी पोती मिरियो को बताते हैं कि अगर ये मिशन आगे जाकर डेंजरियस हो जाता है तो वो कुछ भी करके वहां से निकल जाए। उनके लोगों की सेफ्टी उनके लिए पहले आती है और मिरियो को अपने अंकल को भी बचाना पड़ेगा क्योंकि उन्हें मार्शल आर्ट्स की जीरो नॉलेज है। उसके बाद जीमून और मिरियो फोर्स को लेकर निकल जाते हैं और इस जर्नी में भी जीमून पॉइजन के बारे में ही पढ़ रहे थे, जो कि वो हमेशा ही करते रहते हैं। और हमें मिरियो से पता चलता है कि सभी उनम जा रहे हैं, पर उनम की सिचुएशन की वजह से सभी काफी टेंशन में हैं। फिर सभी उनम में पहुंच जाते हैं और जंगल में उनके ऊपर एक एम्बुश अटैक किया जाता है, यानी छुपकर उनके ऊपर वार किया जाता है। और पहला हमला किया गया था जीमून के ऊपर, जो कि बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तब एक आदमी जीमून को मारने आ रहा था, जिसे कि मिरियो मार के जीमून को बचा लेती है, पर वो सभी यहाँ पर पूरे घिर चुके थे, तो उनका यहाँ से निकलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए वो सभी भागना शुरू करते हैं और पॉइजन का भी इस्तेमाल करते हैं, ये सोचकर कि वो सभी रुक जाएंगे और उन्हें निकलने का मौका मिल जाएगा। पर वो सभी पॉइजन का डायरेक्ट हिट के बाद भी बिल्कुल भी नहीं रुकते, क्योंकि उन्हें मर्डर वेपन की तरह यूज किया जा रहा है और उन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। इसलिए वो रुककर हमला करने की सोचते हैं और एक आदमी जीमून के ऊपर हमला करता है, जिन्हें की मार्शल आर्ट्स बिल्कुल भी नहीं आती, पर वो आदमी उनके पॉइजन के रेंज में आ जाता है और इस रेंज में उनके सामने कोई मार्शल आर्टिस्ट टिक नहीं सकता। पर तभी उनके पीछे एक बड़ा सा आदमी आ जाता है, जो कि उन लोगों का शायद लीडर है, और वह जीमून के ऊपर पीछे से हमला कर देता है। और जीमून कुछ कर पाती से पहले उनके ऊपर हमला हो चुका था और वो कुछ ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। इसलिए मिरियो अपने अंकल को लेकर निकल जाती है और पीछे उनके लोग रुकते हैं उस आदमी को रोकने के लिए। और अब प्रेजेंट में मिरियो और जीमून भागते हुए जिन्मू के सामने आ जाते हैं। मोहन मिरियो और जीमून को उनकी तरफ आता हुआ देखकर उनसे पूछता है कि वो कौन है और यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। तो मिरियो उन लोगों को उनका इंट्रोडक्शन देती है और वो बताती है कि उनके ऊपर छुपकर एम्बुश अटैक किया गया है, जिस वजह से उसका अंकल काफी क्रिटिकल इंजर्ड हो गए हैं। इसलिए उन दोनों को यहाँ पर उनकी हेल्प चाहिए, पर वो ये फेवर बाद में जरूर वापस कर देंगे। ये बातें सुनकर योंग समझ जाता है कि तेंग फैमिली भी उनम की सिचुएशन में आकर फंस गई है। पर मेन बात तो ये है कि तेंग फैमिली के ऊपर हमला करके अगर उनका ये हाल किया गया है तो ये काम जिन लोगों ने किया वो कोई ऐसे वैसे लोग है नहीं। और अगर एम्बुशस उन दोनों का पीछा कर रहे होंगे तो वो सभी यहाँ पर बहुत पास आ गए होंगे। इसलिए योंग यकरन को कुछ लोगों को ले जाकर उस तरफ की जगह को अच्छे से चेक करने को कहता है। पर वहीं पर मुहान के मन में कई सारे सवाल थे। अगर वो तेंग फैमिली की हेल्प करेंगे तो तेंग फैमिली भी उनकी हेल्प करेगी और वो दोनों काफी अच्छे एलाई बन पाएंगे। और तेंग फैमिली को अपने एलाई के तौर पे पाना बहुत बड़ी बात है। पर क्या उन्हें ये सब करके समय फंसना चाहिए या फिर ये सब छोड़कर अपने काम पर ही फोकस करना चाहिए? क्योंकि ये भी हो सकता है कि ये सब ओरिजिनल तेंग फैमिली से हो ही ना, ये वही थर्ड पार्टी हो जो कि यहाँ पर आई है उन्हें भटका कर ट्रैप में फंसाने के लिए। तभी मोहन देखता है कि जिन्मू अंकल को लेकर अंदर जा रहा है ट्रीटमेंट के लिए, जो देखकर मोहन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि पिछली बार भी उसकी वजह से ही गोंगडो मोनास्ट्री के साथ एक पंगा हो गया था। और वो जिन्मू को बता देता है कि वो इस मिशन का इंचार्ज है, तो उसे उसकी बात माननी ही पड़ेगी। पर जिन्मू उसे कड़े शब्दों में बता देता है कि वो सभी यहाँ पर पूरे घिर चुके हैं, तो अगर उसे जिंदा रहना है तो बैटल के लिए तैयार हो जाए। पर योंग बताता है कि जिन्मू जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पर पूरा घेर लिया गया है। योंग सोचने लग जाता है कि शायद उसने मुहान को इस मिशन के इंचार्ज बनाकर गलती कर दी है, क्योंकि मुहान को कोई भी फैसला लेने में काफी समय लग जाता है। पर योंग खुद भी जानता है कि वो करंट सिचुएशन में कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहा था, जिस वजह से उसने बहुत देर बाद में रियलाइज करा कि उन लोगों को यहाँ पर पूरा घेर लिया गया है। इसलिए अभी उन्हें एक ही काम करना होगा जो आयरन ब्रिगेड के लिए बिल्कुल सही होगा, और वह तेंग फैमिली को असिस्ट करना और दुश्मन से फाइट करना। पर उसे इस बात से काफी आश्चर्य हो रहा है कि जिन्मू को इसके बारे में इतनी जल्दी कैसे पता चल गया। और अब यहाँ पर जिन्मू जीमून को लेकर एक कैरेज में जाता है जिसको कि गार्ड करेगा मूनजंग, और एक रियल बैटल उसके लिए काफी अच्छी एक्सपीरियंस होगी। उसके बाद उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है, जिस वजह से लोग काफी ज्यादा इंजर्ड हो रहे थे, और जल्दी उनका लीडर भी यहाँ पर पहुंच जाता है और आयरन ब्रिगेड को कहता वो तेंग फैमिली को उनके हवाले कर दे। पर जिन्मू कहता है कि अगर उन्हें पहले से यही करना था तो वो उन लोगों को अपने कैरेज में नहीं रखते। उनका लीडर कहता है कि अगर वो उन लोगों को उनके हवाले कर भी देते तो वो फिर भी उन लोगों को यहाँ पर मार ही देते, तो अभी बस उन्हें उन लोगों को मारकर अपना काम पूरा करना होगा। और वो अपने टीम क्रिम्सन घोस्ट को हमला करने का ऑर्डर देता है, जो देखकर योंग भी सभी को बैटल के लिए तैयार हो जाने को कहता है।
और देखते ही देखते फाइट शुरू हो जाती है। आयरन ब्रिगेड उनसे काफी अच्छे से लड़ रही थी, पर यहाँ पर जिनसन जिन्हें लड़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी वो उनसे पूछते हैं कि क्या उन लोगों ने उनके थर्ड मास्टर के साथ कुछ किया है। वहीं पर सियोन इतना ज्यादा डर गई थी कि ऑलमोस्ट मरने वाली थी, जिसे कि येकरा नाकर बचा लेती है। पर उसे कहती है कि अगर वो ऐसा ही करती रहेगी तो जल्दी ही मारी जाएगी, पर अगर वो जीना चाहती है तो खुद को तैयार कर ले और उसके पीछे ही रहे। वहीं पर क्रिम्सन घोस्ट का वाइस कैप्टन जेंग्योल जो कि सबको खत्म करे जा रहा था पूछ रहा था कि यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि मुझसे टक्कर ले सकता है। तब योंग उसके ऊपर पीछे से आकर हमला कर देता है, पर जेंग्योल ने उसके हमले को रोक दिया था। पर योंग को लगा नहीं था कि वो उसके हमले को ब्लॉक कर पाएगा, और ये पहली बार है जब उसने क्रिम्सन घोस्ट का नाम सुना है और ये लोग मेनलैंड से बिलोंग नहीं करते। उसके बाद योंग उसके पेट पर हमला करके कट लगाने की कोशिश करता है, पर उसका आर्मर इतना ज्यादा ठीक था कि कट बिल्कुल भी नहीं लगता। इसलिए योंग समझ आता है कि उसे उसके गले पर वार करना होगा जहाँ पर कोई आर्मर नहीं होगी, और वो ठीक ऐसा ही करता है। उसके पीछे से हमला करते उसे गले तक पहुंच जाता है और वार करता है, और इस हमले को जेंग्योल रोक नहीं पाता और डाउन हो जाता है। पर योंग जानता है कि उसे एटलीस्ट किसी को तो बचा कर रखना होगा जो कि बाद में उनके सवालों का जवाब दे सके। पर बात यह है कि वो सभी ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कि उन्हें अपनी जान की कोई परवाह है नहीं। इसलिए योंग डिसाइड करता है कि उसे पहले उनके लीडर को मारना पड़ेगा, और वह जानकर काफी सरप्राइज हुआ था कि जिनमू को उनके एम्बुश के बारे में उनके आने से पहले ही पता चल गया था। जिनमू उसे पूछता है कि व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप का ऐसे गायब हो जाना और उन्हें में जो ये सब हो रहा है क्या ये सब उनका ही किया धरा है। उनका लीडर कहता है कि वो बस एक टूल है जिसे कि बस लोगों को मारने के लिए और कैप्चर करने के लिए यूज किया जा रहा है। यहाँ पर कोई और है जो कि उन सबसे काफी ऊपर है और ये सब करवा रहा है। जिनमू फिर हमला करते हुए पूछता है कि बताओ वो इंसान कौन है। जिनमू के हमलों से उनका लीडर काफी ज्यादा डर गया था और सोच रहा था कि जिनमू के पास कोई भी की को सेंस नहीं कर पा रहा, पर वो इतना स्किल्ड है कि उसने इतने दूर से उनके बारे में पता लगा लिया था। और बस इतना ही नहीं, जिनमू जैसा मार्शल मास्टर के सामने खड़ा ही नहीं हो रहा, उसे डिफेंस पर जाने पर भी मजबूर कर रहा है। लीडर फिर कहता है कि अगर तुम क्यूरियस हो तो मैं क्रिम्सन घोस्ट का लीडर नेमगुन, तुम्हें मेरे ऊपर एक कट लगाना पड़ेगा। उसके बाद नेमगुन उसके ऊपर हमला करता है जिसे कि जिनमू ब्लॉक कर देता है। नेमगुन कहता है कि अगर उसे जानकारी चाहिए तो उसे उसके बॉडी पर कट लगाना पड़ेगा, और वो ये बात जानते हुए भी अपने पूरे पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा। पर ऐसा क्यों? जिनमू तभी रस करके हमला करते उसके काफी करीब आ जाता है, और एक ट्रेडिशनल टेक्निक है जो कि लॉन्ग वेपन के खिलाफ यूज किया जाता है, और ये बात नेमगुन का पता है और उसके लिए तैयार भी है। पर तभी जिनमू उसके ऊपर से हमला करके उसके शोल्डर पर एक कट लगा देता है। जिनमू फिर वापस से हमला करने आ जाता है, जो देखकर बचने के लिए नेमगुन जंगल में भाग जाता है। नेमगुन सोच रहा था कि उसने कभी सोचा नहीं था कि मेनलैंड में कोई ऐसा भी एग्जिस्ट करता होगा, इसलिए वो समझ आता है कि उसे जिनमू के खिलाफ अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करके लड़ना पड़ेगा, जिसके लिए वो फ्लेमिंग स्पीयर ऑफ द फायर ड्रैगन का इस्तेमाल करता है, जिससे कि एक बड़ा धमाका होता है और जगह पूरा धुआं हो गया था। नेमगुन वहीं पर सोच रहा था कि उसने कभी सोचा ही नहीं था उसे जिनमू जैसे खिलाफ अपने पावर का ऐसा इस्तेमाल करना पड़ेगा। पर अभी अच्छी बात यह है कि जिनमू हमले से मारा गया है। तभी नेमगुन देखता है कि जिनमू तो उसके ऊपर है और वो ऊपर से उसके ऊपर बड़े तेजी से हमला करता है, जिसके फोर्सेस अभी पूरे हिल गए थे। योंग भी ये देखकर सोच रहा था कि आखिर जिनमू असल में क्या है और वो यहाँ पर कहाँ से आया है। यहाँ पर नेमगुन अपने आर्मर को पूरा निकाल कर फेंक देता है। नेमगुन पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर कहाँ से आए हो। तो जिनमू कहता है कि तुम्हें पास जाने के लिए मुझे डाउन करना पड़ेगा, तो बिना कोई हेजिटेशन के मेरे ऊपर आकर हमला करो। और फिर दोनों फिर से दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं। और जिनमू के पावर को देखकर मिरियो पूरी सरप्राइज हो रही थी और वो अपने अंकल को थोड़ा रुएट करने को कहती है क्योंकि उनकी मदद कोई खास आदमी कर रहा है। वहीं पर बाहर मूंजंग गार्ड देकर खड़ा हुआ था, पर अपने आसपास ये सब होता हुआ देखकर उसकी धड़कन काफी ज्यादा बढ़ गई थी और वो प्रे कर रहा था जैसे कि उसके ऊपर कोई भी आकर हमला ना कर दे। मूंजंग सोच रहा था कि जिनमू ने उसे कितनी ज्यादा ट्रेनिंग दी है, पर वो फिर भी अभी कुछ भी कर नहीं पा रहा। तभी एक आदमी की नजर मूंजंग के ऊपर पड़ती है और मूंजंग प्रे करे जा रहा था कि जैसे कि वो आदमी यहाँ पर बिल्कुल भी ना आए, पर वो आदमी उसकी तरफ ही आने लगता है और ये देखकर मूंजंग काफी ज्यादा डर गया था। पर मूंजंग फिर सोचता है कि वो एक बॉडीगार्ड है और उसका काम है लोगों की रक्षा करना, इसलिए वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर हमला करता है और वो आदमी मारा भी जाता है। पर मूंजंग के हमले की वजह से नहीं, मिरियो के डेगर हमले की वजह से। मिरियो मूंजंग को बिल्कुल भी टेंशन करने को मना करती है क्योंकि वो पीछे से उसे बैक करती रहेगी। इस तरफ नेमगुन अपने पूरे पावर का इस्तेमाल जिनमू के ऊपर करे जा रहा था और जो आदमी उसे ये सब करवा रहा है शायद उसे भी पता नहीं होगा कि जिनमू जैसा कोई एग्जिस्ट करता है। और नेमगुन को ये बात पता है कि अगर उसने जिनमू को यहाँ पर जिंदा छोड़ दिया तो वो आगे जाकर डेफिनेट उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी करेगा, इसलिए वो ठान लेता है कि उसे यहाँ पर जिनमू को मारना पड़ेगा और उसके लिए फ्लाइट ऑफ द क्रेश डिमन का इस्तेमाल करता है, जिसे कि जिनमू ब्लॉक कर देता है और वो भी अपने खाली हाथों से। और ये सब देखकर नेमगुन का सर चकराने लगा था। आखिर जिनमू हमलों को अपने हाथों से कैसे रोक सकता है।
जिनवो फिर उसका स्पीयर को भी बीच में से तोड़ देता है और कहता है कि आखिर मुझे तुम्हारे ऊपर कितने कर लगाने पड़ेंगे तब जाकर तुम कुछ बोलना शुरू करोगे, और मेरे हिसाब से तो तुम्हें भी बोलना शुरू कर देना चाहिए था। एपिसोड के स्टार्टिंग में जिनमू और मूंजंग को दिखाया जाता है जो कि छोटे से होटल में आकर रुकते हैं और ये जगह मूंजंग ने ढूंढी है। जिनमू फिर बताता है कि उसे किसी को ढूंढने जाना है और उसे आने में कुछ दिन लग जाएंगे, तो वो चाहता है कि मूंजंग यहाँ पर ही रहकर प्रैक्टिस करता रहे और वो वापस आकर चेक करेगा कि उसने कितना प्रोग्रेस करा है। जिनवो फिर नीचे आकर होटल स्टाफ से 3 माइंडेड स्कॉलर जीनवोल के बारे में पूछता है जिसके बारे में उसे मुगवांग ने बताई थी। स्टाफ उसे पागल कहकर रेफर करता है, पर एक समय था जब उसे जीनियस कंसीडर किया जाता था, पर अचानक एक दिन वो ऐसा पागल हो गया और तभी से वो ऐसा ही है, इसलिए उसे क्रेजी स्कॉलर के नाम से भी जाना जाता है। स्टाफ फिर जिनमू से बहुत से पैसे लेता है बस उसके लोकेशन बताने के लिए। उसे मेन स्ट्रीट के साउथ की ओर बढ़ना है तो उसे आगे जाकर एक जगह वेस्टर्न टार्बन मिलेगी जो कि एक बार कम जुए का अड्डा है। उसने सुना है कि वो वहाँ पर आया था, पर वो जिनमू को केयरफुल रहने को कहता है क्योंकि वो लोग कोई अच्छे लोग नहीं है। जिनमू फिर वहाँ पर पहुंचकर जीनवोल के बारे में पूछता है, पर वो सभी किसी वजह से जीनवोल के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थे। तभी पीछे से एक आदमी कहता है कि वो उनके पास आकर उसके बारे में पूछ रहा है, उसमें तो काफी ज्यादा हिम्मत है। जिनमू को समझ नहीं पाता और पूछता है कि आखिर इसका मतलब क्या है, क्या यहाँ पर कुछ हुआ है। तभी आदमी कहता है कि सर जिनमू को जिनवोल ने ही भेजा है तो उसे जल्दी से पकड़ लो। जिनमू कहता है कि उसे पता नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पर ऐसे समय में थोड़ी बहुत पिटाई चलती है और वो सैटर्डे फिंगर का इस्तेमाल करके सभी को डाउन कर देता है। उनका लीडर ये देखकर समझ आता है कि जिनमू एक मार्शल मास्टर है और उन लोगों ने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, इसलिए वो नी डाउन करके सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। वो बताता है कि उसका नाम है मैडेंग और वही जुए के अड्डे का मालिक है। जिनवोल उनके जुए के अड्डे में आया था जुआ खेलने, पर वो सारे पैसे जीतकर वापस जा रहा था। पर उन्हें अपने जुए के अड्डे को चलाने के लिए मिनिमम कुछ पैसे तो चाहिए होते हैं, इसलिए उन लोगों ने जिनवोल से पैसे लेने की कोशिश करी और उन लोगों का उसका एक हाथ काटने का भी प्लान था। पर जब वो जिनवोल के पास पहुंचे वो आसमान को इशारा करके हंसे जा रहा था और तभी उन लोगों को हेवन से 3 खूबसूरत लड़कियां उनके पास उतरती हुई दिखाई देती है और वो उन लोगों की खूबसूरती को देखकर कंट्रोल नहीं कर पाते। पर यह सब बस एक इल्यूजन था और वो सभी पत्थर के साथ ही प्यार जताने में लगे हुए थे। और इस समय के दौरान जिनवोल अपने सारे पैसे लेकर चला गया और अब ना ही उनके पास पैसे बचे हुए थे और ना ही उनकी डरावनी इमेज बची हुई थी जो कैसे कामों के लिए जरूरी होती है। जिनवो पूछता है कि क्या उसे पता है कि वो कहाँ पर गया है, तो मूडिंग बताता है कि उसे एग्जैक्टली तो नहीं पता है कि वो कहाँ पर गया है, पर उसने सुना है कि वो शहर के लास्ट में जो कैटल मार्केट है वहाँ पर गया हुआ है। जिनवो फिर वही कैटल मार्केट में जाता है और उसे पता चलता है कि जिनवो ने 10 स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बुल्स को खरीद कर पास के शहर में गया है। और शहर में जाकर जिनवो को पता चलता है कि जिनवो ने यहाँ पर बुल्स की कंपटीशन करवाई थी, जिस वजह से शहर को बहुत फायदा हुआ। और कंपटीशन के बाद उसने बुल्स को शहर के लोगों को दान कर यहाँ से चला गया और वो यहाँ से लेफ्ट डायरेक्शन की ओर गया है। उस तरफ जाकर जिनवो को पता चलता है कि जिनवो ने यहाँ के हेड मोंग से फाइट करके उन्हें हरा दिया है, जिस वजह से हेड मोंग सिक्लूजन ट्रेनिंग में चले गए हैं और जिनवो आगे की ओर निकल गया है। जिनवो यहाँ जाकर पूरा थक चुका था, पर जिनवो अभी भी उसे नहीं मिला। जिनवो ढूंढते हुए सोच रहा था कि आखिर गोंगटो मोनास्ट्री के सीनियर डिसिपल मुंगवांग ने उसे जिनवो से मिलने को क्यों कहा। और जिनवो को जितना लग रहा है वो ये करके इसानों टू नेचर को जानना चाहता है और इस वजह से जिनवो और भी ज्यादा क्यूरियस हो रहा है उससे मिलने के लिए। जिनवो को फिर आगे जाकर एक बड़ा सा पत्थर दिखाई देता है और ऐसा एक पत्थर उसे जंगल के एंट्रेंस में भी देखा था। जिनवो फिर नोटिस करता है कि आसपास और भी पत्थर हैं जो कि एक साथ ही जुड़ने लग रहे हैं। जिनवो ये देखकर काफी ज्यादा घबरा गया था, सोच रहा था कि शायद वो एक इल्यूजन में फंस गया है, पर उसे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो पूरे टाइम अपने की का इस्तेमाल कर रहा था पूरे जगह को सेंस करने के लिए, पर उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तभी सारे पत्थर मिलकर एक क्रिएचर बनकर उसके ऊपर हमला करने आ जाते हैं, जिससे कि जिनवो थोड़ा समय के लिए पूरा घबरा गया था, पर वो खुद को शांत करता है क्योंकि उसे पता है कि सब एक इल्यूजन है। और वो ठीक ऐसा ही करता और शांत खड़ा रहता है और उसके हमले से जिनवो को कुछ भी नहीं होता। जिनवो फिर कहता है कि दिमाग के बैटल में वही विजेता होता है जो कि ज्यादा चालाक होता है, पर कभी कभी तुम्हें अपने ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। और वो ये कहकर अपने साइड पर हमला करता है और वहाँ से जिनवो बाहर आ जाता है। दोनों फिर एक साथ ही बैठकर चाय पीते हुए बातें कर रहे थे और ये बात जानकर कि जिनवो ने मुगवांग को हरा दिया है वो काफी सरप्राइज हुआ था। जिनवो को पता है कि मुगवांग की पर्सनालिटी जैसी भी हो उसके पावर बहुत ज्यादा है, पर जिनवो को देखकर ताकतवर नहीं लग रहा, पर उसने फिर भी मुगवांग को हरा दिया। जिनवो फिर बताता है कि उसे पता है जिनवो के पास एक इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ मार्शल स्ट्रेंथ है, पर वो जानबूझकर इसे हाइड करके रखा हुआ है। जिनवो कहता है कि ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो जितना ज्यादा हो सके सरवाइव कर पाए। और जिनवो भी इस बात पर एग्री करता है कि जो अपनी पावर्स को सबसे पहले दिखा देते हैं वही सबसे पहले मारे जाते हैं और जो लोग अपने पावर को हाइड करके रखते हैं वही सबसे ज्यादा समय तक सरवाइव करते हैं।
जिनवॉल फिर पूछता है कि आखिर उसने उसके इल्यूजन को कैसे तोड़ा, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन तो बिल्कुल परफेक्ट थी। और वो ये कहकर फिर से अपने कैलकुलेशंस को चेक करने लग जाता है। जिनमू सोच रहा था आखिर उसका मूड अचानक ऐसा कैसा हो गया, लगता है कि सारे जीनियस ऐसे ही होते हैं। जिनमू फिर बता देता है कि उसे इसके बारे में अपने सेंसर से पता चली है। और फिर वो पूछता है कि आखिर जिनवॉल के इल्यूजन्स इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों होते हैं, क्या वो ऐसा करके हेवेंस को टेक ओवर करना चाहता है। तो जिनवॉल कहता है कि अगर ऐसा हो पाता तो बहुत ही अच्छा होता। जिनवॉल फिर जिनमू से पूछता है कि आखिर वो कौन है, मतलब उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। तो जिनमू बताता है कि उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं बनी है। और जिनवॉल के पूछने पर जिनमू बताता है कि वो मुगवांग के कहने पर उससे मिलने आया है। तो जिनवॉल कहता है कि उसे क्या पूछना है पूछ सकता है। तो जिनमू अपने अंकल मिस्टर हुआंग के बारे में पूछता है, जो कि 6 महीने पहले यहाँ पर आए थे। जिनवॉल पूछता है कि क्या व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप के बारे में पूछ रहा है और क्या वो उसका ब्लड रिलेटिव है। तो जिनमू कहता है कि व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप से ही है, पर उनका खून का रिश्ता नहीं है, पर उन दोनों का खून का रिश्ता नहीं है। तो जिनवॉल उसे सारे होप छोड़ देने को कहता है, क्योंकि इससे उसकी खुद की लाइफ डेंजर में आ जाएगी। पर जिनमू कहता है अंकल हुआंग उसके लिए कोई ऐसा है जिसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। जिनवॉल कहता है कि अगर ऐसी बात है, उसे एग्जैक्ट डिटेल्स तो नहीं पता, पर वहाँ पर रिसेंटली कुछ अजीब चीजें हुई है और उसके सेंसेस के हिसाब से ये सब जो खो गए ये सब उनसे रिलेटेड है। जिनमू कहता है कि क्या वो उसके साथ चल सकते हैं। तो जिनवॉल सरप्राइज होकर कहता है कि ये कहाँ से आ गया, और वो तो जानता भी नहीं है कि वो कौन है, और वो भी नहीं जानता कि जिनमू कौन है। जिनमू कहता है कि उसका दिल कह रहा है कि उसे ऐसा करना चाहिए। जिनवॉल ने सुनकर कहता है कि जिनमू अपने सेंसर्स के अपने दिल की बात कर रहा है, कहीं वो अपने सपनों में तो खोया हुआ नहीं है, और ऐसा भी वो सब में इन्वॉल्व होना नहीं चाहता। वो यहाँ पर काफी शांति से रह रहा है। जिनमू कहता है कहीं वो डर तो नहीं रहा, क्योंकि जिनमू से ढूंढते हुए बहुत से लोगों से मिला है और उनसे बात करी है, और सभी ने कहा कि जिनवॉल एक पागल है, पर उससे भी बात करके लग नहीं रहा कि वो बिल्कुल भी पागल है। पर वो ऐसा करता है किसी रीजन की वजह से, क्योंकि एक पागल के बातों को या फिर उसके एक्शंस को कोई भी सीरियसली नहीं लेता, और उसने जो भी करा उसमें कंसिस्टेंसी देखने को मिली है। और उसे लगता है कि जिनवॉल समझना चाहता है कि इंसानों का ट्रू नेचर क्या होती है, और उन्हें जब उनके लिमिट पर पुश करा जाता है तो वो क्या करते हैं, कैसे वो सभी अपने सेंसर्स को रिगेन करते हैं। यह बातें सुनकर जिनवॉल जोर जोर से हंसने लग जाता है। फिर वो कहता है कि उसके जर्नी में शामिल होना नहीं चाहता। जिनवॉल आगे कहता है कि हेवन एंड अर्थ के बीच में एक इंसान अकेला खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हार्मनी बनी हुई है, पर उस इंसान के बिना सोल के पास कोई भी रीजन नहीं होगा एग्जिस्ट करने का, क्योंकि उनका एग्जिस्टेंस दूसरे के ऊपर ही डिपेंड करता है। और वो जाने से पहले कहता है कि अगर उनकी किस्मत में होगा तो दोनों फिर से मिलेंगे। इसके बाद सीन कट होता है जियोनवो और उसके बेटे उनक्यूंग के ऊपर। दोनों के बातों से हमें पता चलता है कि व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप ने 6ठी बार अपने रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर भेजा है, और वो चाहते हैं कि वो लोग उनकी हेल्प करें। और ये 6ठी बार है जब मर्चेंट सुनने में से गायब हुए हैं। उनक्यूंग फिर कहता है कि उन्हें भी व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप के बातों को सुन लेना चाहिए। जियोनवो कहता है कि वो ऑनगोइंग चीजों पर ध्यान दे रहा है, तो उनक्यूंग व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप के केस को संभाले। उसके बाद जियोनवो ओरेकल के हेड प्यूंग से मिलने जाता है और पूछता है कि उनकी क्या राय है उनक्यूंग को लेकर, क्योंकि वो ऐसा तो ठीक है पर उसका दिल काफी कमजोर है, पर एक डोमिनेट लीडर के अंदर ऐसा कॉम्पिटिशन होना नहीं चाहिए। प्यूंग कहते हैं कि क्वालिफिकेशन वाइज तो बिल्कुल ठीक है, और उसके फॉलोअर्स भी उसके काफी रेस्पेक्ट करते हैं, और वो काफी चालाक भी है। जियोनवो आगे रिवील करता है कि उनक्यूंग आगे जाकर उसे सक्सेसर नहीं बनेगा, और ये बात जियोनवो चाहता है कि अभी के लिए उनक्यूंग को पता ना चले। जियोनवो फिर कहता है कि वो बस उनम के प्रोविंस से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो कभी अपने सीनियर ब्रदर क्वानो को बिट्रे नहीं करता, क्योंकि क्वानो साइलेंट नाइट को रोककर काफी सेटिस्फाइड थे। उन्हें आगे जाकर विस्तार करने का कोई इरादा नहीं था, जबकि उनके पास पावर थी पूरी दुनिया पर राज करने की। जियोनवो का मानना है कि अगर उसके पास पावर है तो उसे उसके पावर का इस्तेमाल करना चाहिए, और वो ये भी कहता है कि सेंट्रल हेवन एलायंस ने टैंक फैमिली को भेजकर अपना काम शुरू कर दिया है, पर वो आगे और कुछ करे उससे पहले उसे अपना काम पूरा करना होगा जो कि उसने शुरू कर दिया है। प्यूंग उसे सबको लेकर चिंता करने को मना करता है और काम पर ही फोकस करने को कहता है। यहाँ पर जो भी छोटी मोटी चीजें होंगी उन्हें प्यूंग संभाल लेगा, पर जियोनवो जो काम करने जा रहा है उसमें हजारों की डेथ हो सकती है। तो जियोनवो कहता है कि अच्छे काम के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और अगर मुझे कभी किसी गुस्से का डर होता तो मैं कभी इस बात को चूज करता ही नहीं, और ऐसे भी अभी बहुत समय हो गया है खून की बारिश करे हुए। एपिसोड के स्टार्टिंग में जिनबू नेमगुन के स्पीयर को तोड़ देता है और कहता है मुझे तुम्हें और कितना मारना होगा तब जाकर तुम बोलना शुरू करोगे। जिनबू के पावर को देखकर नेमगुन काफी ज्यादा डर चुका था। उसके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था, पर वो बार बार कह रहा था कि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। इसलिए जिनबू उसका टूटा हुआ स्पीयर लेकर उसका शोल्डर पर घुसा देता है और कहता है कि अगर तुमने अभी बोलना शुरू नहीं करा तो अगली बार तुम्हारा सर तुम्हारे बॉडी से अलग हो गया होगा। इसलिए वो बता देता है कि उसने ही व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप के लोगों को गायब किया है। दूसरी ओर योंग और जेंगुल के बीच में फाइट हो रही थी।
जिसमें योंग ट्रिम्पेट फैंग ऑफ द फायर ड्रैगन का इस्तेमाल करता है और जेंगुल को वहीं पर मार देता है। पर योंग नोटिस करता है कि उसके बॉडी से कोई गैस निकल रही थी, मतलब जेंगुल एक पॉइजन बॉम्ब है। जिनमू को यहाँ पर बस फायर ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप के बारे में ही पता चला था, पर आगे उसे कुछ पता चल पाता वहीं पर कोई पॉइजन गैस का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से नेमगुर वहां से भाग जाता है। पर जिनमू उन्हें जाने नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास ये पूरी जानकारी है, इसलिए जिनमू बहुत ऊपर जंप करके उन्हें स्पॉट कर लेता है। पर वो जैसे उनका पीछा करना शुरू करता है उसके ऊपर एरोस की बारिश कर दी जाती है और जिनमू नोटिस करता है कि उसके ऊपर 2 लोग पेड़ के ऊपर से खड़े होकर एरो मार रहे हैं। इसलिए जिनमू उन दोनों के पास पहुंच जाता है और उन दोनों को उसका सवाल का जवाब दे देने को कहता है, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो दोनों यहाँ पर ही मारे जाएंगे। पर वो दोनों कुछ भी नहीं कहते पर उसे आकर जकड़ लेते हैं और वो दोनों भी एक एक पॉइजन बॉम्ब है। पर दोनों के फटने से पहले समय रहते जिनमू वहाँ से बाल बाल बच जाता है। पर जिनमू को 2 बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। आखिर वो खुद ही खुद को एक्सप्लोर क्यों कर रहे हैं और उन लोगों ने मरने से पहले ये क्यों कहा कि ये सब खत्म होने की शुरुआत है। ये सब जानने के बाद जिनमू को मिस्टर हुआंग की काफी चिंता हो रही थी, पर उसे अभी वापस जाना चाहिए। और यहाँ पर आयरन ब्रिगेड और व्हाइट मर्चेंट ट्रूप ने मिलकर क्रिम्सन घोस्ट को खत्म कर दिया था, पर वो सभी एक एक पॉइजन बॉम्ब थे जो कि मरने के बाद ब्लास्ट हो गए, तो उनके पास किसी की भी बॉडी नहीं बची है। मुहुआन फिर योंग से माफी मांगता है कि ये सब उसकी वजह से हो गया, पर योंग कहता है कि ज्यादा बड़ी गलती उसकी थी। पर उन दोनों को गलतियों के ऊपर ध्यान ना देकर इस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। योंग फिर पूछकर कंफर्म करता है कि उसके सभी लोग पूरे ठीक हैं। फिर वो जाकर मिरियो और जेमून से मिलता है, जिनका ट्रीटमेंट मिरियो ने कर दिया था, और उन लोगों की इतनी हेल्प के लिए जेमून उन लोगों को शुक्रिया कहते हैं। मुहान फिर कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मेरी वजह से हम लोगों ने आपकी इमीडिएटली मदद नहीं कर पाए। जेमून कहते हैं कि उनसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया की नेचर ही कुछ ऐसी है। योंग भी फिर माफी मांगता है और कहता है कि अगर उन्हें पता होता कि वो तैंग फैमिली से है तो वो बिना किसी हेजिटेशन के उनकी हेल्प कर देते, और वो श्योर भी नहीं थे कि आयरन ब्रिगेड को सब में इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं। जीमून ये बातें सुनकर कहते हैं कि लग रहा है तुम लोग लोगों के स्टेटस को देखकर उनकी मदद करते हो। तो योंग कहता है बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि दुनिया का नेचर ही कुछ ऐसा है। जीमून हंसते हुए कहते हैं कि तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा है और तुम लोगों की वजह से आज मैंने एक लेसन सीखा है, इसलिए मुझसे भी रिटर्न में कुछ भी एक्सपेक्ट मत करना क्योंकि हमें दुनिया के नेचर के हिसाब से ही काम करना चाहिए। योंग कहता है कि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो उन लोगों को माफ कर दे। जीमून योंग के बारे में सोच रहे थे कि योंग कोई ऐसा वैसा बास्टर्ड नहीं है। उसके बाद जीमून मूनजंग को, जो कि वहीं पर बैठकर रेस्ट कर रहा था, उसे दूर जाकर रेस्ट करने को कहते हैं क्योंकि अब वो यहाँ पर पॉइजन का इस्तेमाल करेंगे, और वह मिरियो को ड्यूटी देती है जैसे कि वो ख्याल रखे कि यहाँ पर कोई भी आसपास ना आए। जीमून फिर पॉइजन को यूज करना शुरू कर देते हैं और ये देखकर योंग और मुहान पूरा अमेज हो गए थे, और उनके बातों से हमें पता चलता है कि तैंग फैमिली के लोग बस उनके क्लैन मेंबर्स के साथ ही रहना पसंद करते हैं। उसके बाद जीमून का पॉइजन सेशन पूरा हो जाता है और जिनमू भी तभी यहाँ पर वापस आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर ग्रीट करते हैं और जिनमू पूछता है कि आपकी इंजरी सभी कैसे है। जीमून कहते हैं कि उसी की वजह से ही वो ठीक हो पाए हैं और वो जरूर उसका एहसान एक दिन चुकाएंगे। ये करें ये देखकर सोच रही थी कि जल्दी ही मुरिम वर्ल्ड में उसके बारे में बात होने लग जाएगी। उसके बाद एक सीन कट होता है उनम के प्रोविंस गोनम्यूंग में। सभी एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे थे और जीमून देखते हैं कि जिनमू अपने फटे हुए कपड़ों को सिल रहा था, तो वो कहते हैं कि वो सभी उनम के प्रोविंस में आ चुके हैं और वो जल्दी शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में पहुंच जाएंगे, तो वो वहां से जाकर नए कपड़े ले सकता है, और अगर उसके पास अभी पैसे नहीं है तो वो पैसे दे देंगे। जिनमू कहता है कि नहीं ठीक है, ये कपड़े उसे किसी उसके स्पेशल ने दिया है, और उसके हम्बलनेस को देखकर जीमून काफी इम्प्रेस हुए थे। फिर जिनमू के पूछने पर जीमून बताते हैं कि उन्होंने फुल रिकवरी कर ली है और ये सब उसी की वजह से हो पाया है। अगर उसने हेल्प नहीं करी होती तो वो अभी तक जिंदा भी ना होते। जीमून फिर जिनमू को देखकर सोच रहे थे उसने जो ये मार्शल आर्ट सीखी है वो जरूर किसी अच्छे मास्टर से सीखी होगी या फिर वो किसी बहुत बड़े नामचीन फैमिली से आता होगा। जीमून फिर नोटिस करते हैं कि जिनमू के हाथ पर छोटा सा घाव हुआ है, तो वो उसे 2 मेडिसिन पिल देते हैं, और ये मेडिसिन पिल उन्होंने ही क्रिएट किया है दशकों के रिसर्च के बाद। इसमें एंटीडोट की इमीडिएट इफेक्ट है और ये इंटरनल एनर्जी को 10 साल तक इम्प्रूव कर देती है। जिनमू से लेने से मना कर देता है क्योंकि उसके हिसाब से वो ये डिजर्व नहीं करता। फिर जीमून कहते हैं कि वो इसे उसकी जान बचाने के लिए छोटी से भेड़ समझ कर रख सकता है और इसे अगर वो एक मुश्किल परिस्थिति में यूज करेगा तो काफी अच्छा रहेगा। फिर मिरियो, जो कि जिनमू से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई है, क्या जिनमू अभी भी व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप के साथ ही आगे बढ़ेगा, तो जिनमू मना करता है क्योंकि वो लोकेशन पर पहुंच गया है और ऐसे में वो उसे उनके ऊपर एक बर्डन समझते हैं। तो मिरियो कहती है तुम हमारे साथ ट्रैवल क्यों नहीं करते, क्योंकि उनका प्लान है ब्रोकन फिश सेक्ट में कुछ समय तक रहना, जहाँ पर उन्हें कुछ मार्शल आर्टिस्ट के साथ रीग्रुप करना है जो कि सेंट्रल हेवनली एलायंस से बिलोंग करते हैं। और ब्रोकन फिश ट्रूप का नाम सुनकर जिनमू पूरा सीरियस हो जाता है।
फिर जिनमू से हमें पता चलता है कि ब्रोकन फिश सेट का जो लीडर है जियोनवो, वो उसके फादर का सबसे ज्यादा करीबी था, जिसे जिनमू बड़े प्राउडली अंकल कहकर बुलाता था। पर उसने सबसे पहले उसके फादर को धोखा दिया ताकि उसे सेंट्रल हेवनली एलायंस की अप्रूवल मिल जाए, और फिर वो यहाँ पर आ गया ब्रोकन फिश सेट को स्थापित करने के लिए। और मिरियो, जिसे सबके बारे में कुछ भी नहीं पता, वो जिनमू को उनके साथ ब्रोकन फिश सेक्ट में चलने को कहती है, और वो ये भी कहती है कि उसे और उसकी मदद करेंगे। जिनमू ऑफर देने के लिए थैंक्स कहता, पर उसे ऑफर नहीं चाहिए। जिनमू फिर बताता है कि उसे अभी कुछ काम है, और काम पूरा होता ही वो उन्हें ढूंढते हुए आ जाएगा। मिरियो इसलिए एक जेट टैग देती है जो कि टैंक फैमिली के पास कुछ लोगों के पास है, और अगर वो इसे दिखाएगा तो उसे कोई भी नहीं रोकेगा, इवन सेंट्रल हेवनली एलायंस भी नहीं रोकेगी, और जिनमू इसे ले लेता है। जिमून वहीं पर बैठकर समझ पा रहे थे कि दोनों के बीच में कुछ तो हो रहा है। जिमून फिर जिनमू को अपना ख्याल रखने को कहते हैं क्योंकि ओनम की सिचुएशन को ज्यादा ही खराब है। यहाँ पर एक पैनिक की स्थिति बनी हुई है, और इस बात को टाला नहीं जा सकता कि टैंक फैमिली को यहाँ पर बुलाया गया है तो सिचुएशन कुछ भी ठीक नहीं होगी। उसके बाद वो सभी ब्रोकन फिश सेक्ट तक पहुँच जाते हैं, और फिर दोनों एक दूसरे को गुड लक विश करते हैं। जिनमू फिर जिनसंग को बताता है कि जब वो ओनम पहुँच गया है वो यहाँ से अकेले आगे बढ़ेगा। जिनमू ने हेल्प के लिए थैंक्स भी कहता है और माफी भी मांगता है उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम हुई है उसके लिए। जिनमू को जाता हुआ देखकर योंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जिनमू का आयरन ब्रिगेड का पार्ट बनाना चाह रहा था, पर उसे भी लग नहीं रहा कि वो किसी भी ग्रुप का पार्ट बनना चाहेगा। योंग होप कर रहा है जैसे कि उन दोनों की मुलाकात फिर से हो जाए, पर एक दूसरे के दुश्मन के तौर पे नहीं। वहीं पर जिनसंग सोच रहे थे कि जिनमू को उनके साथ रहना उन्हें काफी सेफ रख रहा था, पर उनके बॉडीगार्ड जिनमू से काफी ज्यादा डर रहे हैं, और ऐसे में उन लोगों ने आयरन ब्रिगेड को कॉन्ट्रैक्ट दिया उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर जिनमू भी यहाँ पर है प्रोटेक्शन के लिए तो इससे उनकी प्राइड हर्ट हो सकती है, और ऐसे में जिनमू को ऐसा नहीं जिसे कि पैसा देकर रखा जा सकता है। इसलिए जिन से रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बताते हैं कि वो उसके अंकल को भी ढूंढेंगे, और अगर जिनमू को थर्ड मास्टर या फिर बॉडीगार्ड्स के बारे में कुछ भी पता चलता है तो वो जैसे जल्दी से जल्दी आकर उन्हें बताए। तभी मूनजंग आकर बताता है कि वो भी जिनमू के साथ ही जाना चाहता है। जिनसंग कहते हैं ये रास्ता आसान नहीं होगा, तो मूनजंग कहता है कि जिनमू ने उसके सपनों पर एक रोशनी डाली है तो वो उसी के साथ ही आगे बढ़ेगा, और वो जिनमू को कहता है कि उसे देखकर नहीं लगता पर वो यहाँ के रास्ते से काफी फेमिलियर है, और उसे मैप को रीड करना भी काफी अच्छे से आता है। तो वो मेक श्योर करेगा कि उसके ऊपर एक बटन ना बने, और वो ये मेक श्योर करेगा कि वो खुद की रक्षा खुद ही कर पाए। जिनसंग उसे नहीं रोकते और ये कहते हैं कि अगर वो कभी भी व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप में वापस आना चाहता है तो उसके लिए जगह हमेशा ही रहेगी। सियोइन ये सब देखकर सोच रही थी कि वो दोनों ही जा रहे हैं, और जिनमू को ऐसा जिसे को अपने टीम का हिस्सा कभी बना नहीं सकते। और फिर वो सोचने लग जाती है कि जिनमू ने कहा था कि वो नॉर्थ से है, तो वो एग्जैक्टली कहाँ से बिलोंग करता है। उसके बाद एक सीन कट होता है जिमून और मिरियो के ऊपर, जो कि चियोनुओ से मिलने आए थे। दोनों बताते हैं कि उनके ऊपर आते समय हमला हुआ था, तो चियोनुओ बताता है कि उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन टीम ओरेकल को भेज दिया है। तो ये बस कुछ ही समय की बात है जब उन्हें उनके पूरे आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा, और जब ये हो जाएगा तब जिन लोगों ने ये सब करा होगा उन्हें बस पछतावा होगा। जिमून जो कि वहीं पर खड़े हुए थे उनके पसीने छूटते जा रहे थे, क्योंकि चियोनु के प्रेजेंस ही कुछ ऐसी है, और उन्हें भी समझ में आ रहा है आखिर वो नॉर्दर्न हेवनली सेट के ब्रांचलर बनकर रहना क्यों नहीं चाह रहे थे। जिमून फिर बताते हैं कि उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने हमला किया था वो लोग मेनलैंड से बिलोंग नहीं करते हैं, पर अच्छी बात यह थी कि उन्हें किसी की असिस्टेंस मिल गई। चियोनुओ कहता है लगता है कि हेवन से आपके लिए कोई फरिश्ता आया था, और टैंक फैमिली का सेवियर ब्रोकन फिश सेट का भी सेवियर है, तो बताओ वो कौन था जो कि आप लोगों की मदद करी। मैं उसे अपने हाथों से रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। पर जिमून कहते हैं कि उन्हें एग्जैक्टली नहीं पता है कि वो कौन है, पर वो दोबारा फिर से मिलेंगे तो वो पता लगाएंगे कि आखिर वो कौन है, और वो कोई ऐसा है जिसे देखकर वो सभी काफी सरप्राइज होंगे। चियोनुओ कहता है कि तुम लोगों की बातें सुनकर मुझे उसे मिलने की इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि चियोनुओ के ऑर्डर के बाद उनके व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप के साथ मीटिंग हो रही थी। दोनों साइड्स पहले दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हैं और एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। योंग उनक्यूंग को देखकर सोच रहा था वो उसके फादर की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा, पर फिर भी उसके प्रेजेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मैं उसके बातों में डिग्निटी एंड मैनरिज्म को सेंस कर सकता हूँ। उसके आंखें भी बहुत ब्राइट है और उसके एक्शंस भी बहुत अच्छे हैं, और ऐसा कुछ एक हाई फैमिली के ब्लड से ही आशा किया जा सकता है। उनक्यूंग फिर कहते हैं लीडर योंग, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, शायद इस बार व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप ने तुम्हें हायर किया है। तो योंग कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, हम उन लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू करने आए जो कि यहाँ पर 6 महीने पहले आकर गायब हो गए थे। उनक्यूंग योंग को देखकर सोच रहा था योंग की आंखें बिल्कुल मेरे फादर जैसी है। योंग फिर स्ट्रेट पॉइंट पर आता है और कहता है हम लोगों को आपकी हेल्प चाहिए। हम लोगों को उन्ने में आए हुए 4 दिन हो गए हैं, पर हमें अभी भी मिशंस के बारे में कोई जानकारी या फिर क्लू नहीं मिली है। इवन हम लोगों ने जिसको हमसे पहले यहाँ पर भेजा था वो भी गायब हो गया है, और आते हुए हम लोगों का सामना क्रिम्सन घोस्ट के साथ भी हुआ था।
जिस वजह से हम सभी काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो गए थे। और आगे जैसा हम लोगों को और लॉसेस ना हो, हम लोगों को आपकी हेल्प चाहिए। मूवान फिर कहता है कि व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ग्रुप देश की सबसे बड़ी मर्चेंट ग्रुप है, तो उन लोगों की हेल्प करने से दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो सकता है जो कि आगे जाकर उन्हें ही हेल्प करेगा। उनक्योंग पूछता है कि आप लोगों को कैसे हेल्प चाहिए, मिलिट्री हेल्प और इन्फॉर्मेशन। और अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं ऑनेस्टली बताता हूँ कि हम लोगों को पहले लगा था कि हमले को छोटे मोटे गुंडे कर रहे हैं, पर लोगों के लगातार मिसिंग होने के बाद हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, पर हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। जिनसंग फिर बताते हैं कि सियोइन उनके जाने के इंचार्ज है और वो गायब हुए थर्ड मास्टर के बहन है, और वो ये भी कहते हैं कि वो अपने लोगों को ढूंढने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनक्यों कहता है अगर ऐसी बात है तो ब्रोकन फिश सेक्ट सब कुछ करेगी। उनक्यों सोच रहा था कि उन्हें सियोइन के साथ नहीं आयरन ब्रिगेड के साथ ही नेगोशिएट करनी चाहिए, क्योंकि फायदा उनसे नेगोशिएट करने में ही होगा। उनक्यों फिर अपने 2 हेड स्ट्रेटेजिस्ट को बुलाता है जो कि नेगोशिएट करेंगे, पर उनक्यों सोच रहा था कि अभी पूरी वर्ल्ड में जस्टिस या फिर ऑनर नाम की कोई चीज बची नहीं है। अभी बस एक ही चीज बची हुई है, बेनिफिट्स एंड प्रॉफिट्स। इंसानों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं बची है। पर पहले ये सब ऐसा नहीं था, जैसे कि नॉर्दर्न हेवनली सेक्ट। तब ऐसा समय था जब उनक्यों सबसे ज्यादा खुश रहा करता था, और उसका तब जिन्मू के साथ भी काफी अच्छा बॉन्ड था। पर उसके बाद जिन्मू के साथ जो भी हुआ है उसे लेकर वो काफी ज्यादा दुखी है। पर अब उनक्यों जिस रास्ते पर चल पड़ा है वो वापस नहीं जा सकता। अगर ये रास्ता आगे जाकर खाई की ओर भी जाता है तभी वो इस रास्ते से उतर नहीं सकता। उसके बाद एक सीन कट होता है जिन्मू के ऊपर, जो कि बारिश में चलते हुए जिनोल के बातों के बारे में ही सोच रहा था। जब उसने कहा था एक है जो कि बहुत बड़ा कुछ प्लान कर रहा है, और ये सब सोनम या फिर ब्रोकन फिश सेट को टेक ओवर करने के लिए नहीं किया जा रहा। पर जो भी हो, अगर तुम एक बार इस सब में इन्वॉल्व हो गए तो तुम्हारा भी उन लोगों के जैसा ही हाल हो सकता है। जिन्मू सोच रहा था कि जिनोल ने उसे जो भी बताया है उसे लगता है कि उसे बहुत कुछ ज्यादा पता है, पर उसने कहा नहीं। पर जो भी उसे इतना पता चल गया है कि उसे जेड सिटी जाना है। पर क्रिम्सन घोस्ट का लीडर नेमगुन ने भी कहा था उन्हें बस यूज किया जा रहा है, उनके पीछे कोई और है जो कि सारा प्लान बना रहा है। पर उसके जैसा कोई इतना स्किल्ड होने के बाद भी किसी और को सर्व करेगा, जिन्मू के लिए मानना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और जिन्मू को लग रहा है कि शायद वो वही इंसान है जो कि सबका मास्टरमाइंड है, जिसकी बात नेमगुन ने करी थी। तभी जिन्मू को लायर यानी बीना के साउंड सुनाई देती है, जैसे मानो ये साउंड उसे बुला रही हो। जिन्मू उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और सोच रहा था ब्लेड या फिर सोर्ड का मास्टर बनना बहुत आसान होता है, पर एक साउंड का मास्टर बन पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए बस कुछ ही है जो कि ये काम कर सकते हैं। जिन्मू के फिर आगे जाता है, उसे वो मिल जाता है जो कि लायर यानी बिना बजा रहा था। वो आदमी कहता है मास्टर जिन तो तुम फाइनली यहाँ पर आ गए। जिन्मू कहता मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है, और लगता है कि तुम मुझे जानते हो पर मैं तुम्हें नहीं जानता। वो बंदा कहता है कि मेरा नाम है ग्यूम डानियोप। ग्यूम कहता है उस आदमी ने जैसा कहा था तुम बिल्कुल अमेजिंग हो, और तुम पहले हो जिसने मेरे डिवाइन साउंड ऑफ द 1000 डिस्टेंस का जवाब दिया है। जिन्मू कहता है वो आदमी तुम किसके बात कर रहे हो? तो ग्यूम कहता है कि मैं श्योर हूँ तुम उससे मिल चुके हो। स्पेसिफिकली कहूँ तो मैं नेमगुन की बात कर रहा हूँ, वो मेरा काफी क्लोज फ्रेंड है। जिन्मू कहता है तो वो तुम हो जो कि रेस्पॉन्सिबल है जो भी उन्हें में हो रहा है उसके लिए। ग्यूम कहता है तो नेमगुन ने इस सब के बारे में कह दिया है, चलो देखते हैं कि मैं अभी यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। और मैंने पहली बार नेमगुन को इतने खराब स्थिति में देखा है, इसलिए मैं तुमसे मिलकर तुम्हें जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस था। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम कौन से मार्शल स्कूल से हो? तो जिन्मू कहता है कि नहीं, मैं किसी मार्शल स्कूल से बिलोंग नहीं करता, मेरे मार्शल आर्ट्स मुझे मेरे फैमिली से मिले हैं। ग्यूम कहता है तो फिर तुम्हारी फैमिली बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव होगी। जिन्मू कहता है कि मेरे फैमिली को कब का डिस्ट्रॉय करके खत्म कर दिया गया है। तो ग्यूम कहता है कि अगर मैं सच कहूँ तो मेरे प्लान में तुम्हारे जैसा कोई नहीं था, पर आखिर तुम इस जगह पर क्यों आए हो? कहीं तुम्हें सेंट्रल हेवन एलायंस ने तो यहाँ पर नहीं भेजा है? जिन्मू कहता है कि नहीं, मेरा सेंट्रल हेवन एलायंस से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने आया हूँ जो कि 6 महीने पहले यहाँ पर आकर गायब हो गए थे, और उन लोगों में से जो एक गायब हुए थे वो मेरे जान पहचान के थे जो कि व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ग्रुप के लिए काम करते थे। क्या जो लोग गायब हुए हैं वो सभी जिंदा हैं? ग्यूम कहता है अच्छा, तो तुम यहाँ पर अपने पर्सनल रीजन की वजह से आए हो? पर हाँ, वो सभी जिंदा है। जिन्मू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उन लोगों को जाने दो, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊँगा। तो ग्यूम कहता है कि ये जितना सुनने में आसान लगता है उतना आसान है नहीं। जिन्मू फिर अपने स्नो फ्लावर को निकालते हुए पूछता है आखिर ऐसा क्यों? तो ग्यूम कहता है कि रुको रुको, अभी तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर पाना बहुत ही मुश्किल है, पर बस इतना जान लो कि उन्हें रिलीज करने से मैं डिफिकल्ट पोजीशन में आ जाऊंगा। तो क्यों ना हम ये करें, मैं मेरा काम पूरा करने के बाद उन लोगों को सेफली तुम्हें वापस कर दूंगा, और मैं ये बात मेरी कसम खाकर कहता हूँ। पर जिन्मू इस बात से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। ग्यूम कहता है लगता है कि ऐसा तुम्हारे लिए इनफ नहीं है,
फाइनली मुझे कोई ऐसा मिला है जो कि मुझे पसंद आ रहा है, पर लगता है कि हम दोनों की किस्मत में खून बहाना ही लिखा हुआ है। जिनवो पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, तो गियोम कहता है कि मास्टर जिन मुझे माफ करना, पर यह जगह हमारे फाइट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जिनवो पूछता है कि मुझे ये बता दो कि आखिर मिसिंग लोग कहाँ पर है और तुम उनके साथ क्या करने की सोच रहे हो, और वो आगे बढ़ता है हमला करने के लिए। गियोम कहता है कि एक फाइट हमेशा ही बहुत खराब होती है, चलो मास्टर जिन एक अच्छी फाइट देते हैं। पर वो ये कह ही रहा था कि तभी जिनवो उसके पास आ जाता है हमला करने। गियोम इसे जंप करके पीछे आ जाता है और एक पहेली सुनाना शुरू करता है, पर जिनवो बिना रुके उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करे जा रहा था। पर गियोम के साउंड वेव्स की वजह से जिनवो उसके पास पहुंच नहीं पाता, और ये साउंड वेव्स ऐसे थे कि जिससे कि जिनवो के शरीर में कष्ट लगते जा रहे थे, और इसे मौके का फायदा उठाकर गियोम वहां से निकल जाता है। जिनवो कहता है कि मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें जल्दी ही पकड़ लूंगा। उसके बाद जिनवो वापस आ जाता है और सोच रहा था उसे आने में बहुत दिन लग गए हैं, पता नहीं कि मूनजंग कैसा होगा। जिनवो फिर अंदर आकर देखता है कि मूनजंग वेटलिफ्टिंग कर रहा है और उसकी पूरी बॉडी मस्कुलर हो गई है। मूनजंग कहता है कि तुम्हें गए हुए बहुत समय हो गया था, तो मुझे लगा कि शायद तुमने मुझे अबंडन कर दिया है या फिर तुम मेरे बारे में पूरा भूल चुके हो, तो मुझे इसको लेकर थोड़ी चिंता हो रही थी। पर जब भी मेरे दिमाग में ऐसा कोई सवाल आता था, मैं हमेशा अपने इस थॉट्स को अपने ट्रेनिंग में डाइवर्ट कर देता था। जिनवो कहता है कि मैंने सुना था कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा जल्दी डेवलप कर जाते हैं, और लग रहा है कि ऐसा सच है और तुमने काफ़ी अच्छा काम किया है। जिनवो फिर कहता है कि हम दोनों जेड सिटी जा रहे हैं, तो उसके लिए जल्दी से तैयार हो जाओ। उसके बाद हमें यकरन और आर्यन ब्रिगेड के दूसरे मेंबर्स को दिखाया जाता है, जो कि बारिश में बाहर खड़े हुए थे और अंदर योग और मोहन की मीटिंग हो रही थी। और इन लोगों ने व्हाइट ड्रैगन मर्चेंट ट्रूप के इंजर्ड लोगों को भी इन्फॉर्मरी यानी हॉस्पिटल में पहुंचाई है, पर ये सब काम करने की वजह से वो सभी थोड़ी रिटायर्ड हो गए थे। उसके बाद हमें उन बॉडीगार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा दर्द में थे, और डॉक्टर आकर उन लोगों को चेक कर रहे थे, और उनमें से एक बॉडीगार्ड कहता है कि उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पर ही मारा जाएगा। इसे डॉक्टरों से 2 पील देकर चले जाते हैं, पर डॉक्टर के जाते से वैसा देखने वाला डॉक्टर अंदर आता है जो कि अभी भी यहाँ पर आया है, और यह डॉक्टर असली है जो कि अभी अभी यहाँ पर आया है। और हम देखते हैं कि जो पहले डॉक्टर यहाँ पर आया हुआ था वो ब्लैक मून के हेवन रैंक्स का एक मेंबर चुंगिन है, जो कि भेष बदल कर यहाँ पर अपनी जानकारी लेने आया था। उसके बातों से हमें पता चलता है कि ब्लैक मून उससे बहुत ही ज़्यादा काम करवाती है और उसे बिल्कुल भी रेस्ट करने को टाइम नहीं मिलता, और ये मिशन पूरा होते उसे ऊनम भेज दिया जाएगा, जहाँ पर उसे जाकर जीन के ऊपर नजर रखनी है। पर इतने काम के लिए उसे बहुत ही कम पैसे मिलते, जिस वजह से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसके बाद एक कौवा चुंगिन के पास आता है जो कि उसी का कौवा है और उसका नाम है डेंसर, और वो भी उसके लिए कुछ जानकारी लेकर आया था। फिर उसके पास एक डॉग आता है जो कि उसी का है और उसका नाम है अर्थ, और अर्थ के भौंकने से चुंगिन को पता चलता है कि जिनवो जेड सिटी की ओर जा रहा है, और वो प्लान बना लेता है कि इस बार उसे कौन सा रूप लेना चाहिए और उसे क्या करना होगा, क्योंकि उसके पास मास्टर ऑफ 10 ट्रांसफॉर्मेशन की स्किल है। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है।